तो ये तो दिखता है कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है ना। और मूल्य शिक्षा किसको लेनी है, तो हमें लेनी है। तो इस सत्र में हम लोग बात करेंगे कि मानव की मूल चाहना क्या है। तो हम सबकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं। उन सारे एस्पिरेशंस के पीछे हमारी मूल चाहना क्या है, इसको समझने का काम करेंगे। और उसी क्रम में हम ये भी समझेंगे कि विकास का अर्थ क्या है और कब कहेंगे कि विकास समग्र है ना। अभी हम सब विकास की बात करते ही हैं कि हम विकास करना चाहते हैं, एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, देश के रूप में, समाज के रूप में। तो विकास का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी बात करेंगे। तो ये दिखता है कि मानवीय शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है, जिस पर अभी बात हुई इनॉग्रल के दौरान। तो जब शिक्षा संस्कार मानवीय होती है तो उससे बच्चे के अंदर एक मानवीय दृष्टि बनती है, एक होलिस्टिक ह्यूमन पर्सपेक्टिव बनता है। अभी अगर हम शिक्षा में देखें तो जो बच्चों की दृष्टि बनती है कि पढ़ाई क्यों करना है, ग्रेड पाने के लिए। ग्रेड क्यों पाना है, जॉब पाने के लिए। जॉब क्यों पाना है, पैसा पाने के लिए, पैकेज पाने के लिए। कितना पैकेज, जितना मिल जाए कि नहीं। तभी बच्चों की जो दृष्टि है बहुत ही सीमित है। उसके बजाय एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बने, एक मानवीय दृष्टि बने, जिसमें बच्चा समग्रता के साथ चीज़ों को देख पाए। ऐसा होता है तो फिर बच्चा अपनी भागीदारी को ठीक से पहचान पाता है, जिसको मूल्य कहा, ह्यूमन वैल्यू कहा। तो मूल्य का मतलब भागीदारी। जैसे परिवार में रहता हूँ, परिवार में मेरी भागीदारी क्या है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में मेरी भागीदारी क्या है। मैं गली मोहल्ले में रहता हूँ, वहाँ उस मोहल्ले में मेरी भागीदारी क्या है। शरीर के साथ मेरी भागीदारी क्या है। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ विचार कर रहा हूँ, मेरी स्वयं में भागीदारी क्या है। तो हर एक स्तर पे हमें समझ में आया कि अल्टीमेटली मेरे जीने में मेरी भागीदारी क्या है ना। जैसे आप परिवार में रहते हैं, अगर आपके परिवार में रहने से, परिवार में जाने से परिवार का सुख बढ़ जाता है तो आप परिवार के लिए मूल्यवान हैं। अगर परिवार में जाने से परिवार का सुख घट जाता है ना। जैसे आप घर गए शाम को और सब लोग खुश हो जाए आपको देख कर कि हाँ आ गए, तो आप मूल्यवान हैं। और सब लोग सोचे रहे कहाँ से आ गए क्यों आ गए, बाहर ही रहते, तो हम वैल्यूएबल नहीं है परिवार के लिए। तो जब ऐसी शिक्षा हम देते हैं जिससे बच्चे के अंदर मानवीय दृष्टि बनती है तो बच्चा अपने मूल्य को ठीक से चिंतन कर पाता है, देख पाता है। उसके साथ फिर बच्चा एक मानवीय आचरण के साथ जीने के लिए सही हुनर चुन पाता है। तो जैसे आज की देखिए तो कॉलेज में एडमिशन कंप्यूटर साइंस में बढ़ता जा रहा है। अभी स्थिति यह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन घटते जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन बढ़ते जा रहे हैं। सारे बच्चे कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, है ना, अच्छी बात है। परंतु उस कंप्यूटर का करना क्या है ये क्लियर है कि नहीं। तो जब दिलशाद भैया कह रहे थे कि अभी एक तरफ से देखें तो कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ठीक से सदुपयोग नहीं हुआ तो आने वाले समय में भयावह स्थिति हो सकती है। तो जब हम अपने आप में इन बातों को देख पाते हैं तो सही ढंग से हुनर को चुन पाते हैं, हुनर का सदुपयोग कर पाते हैं। तो हमने हुनर तो चुना, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, फार्मेसी पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, बट उस हुनर के साथ करना क्या है, उसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। ये तब होगा जब बच्चे के अंदर मूल्य का चिंतन हो पाता है, बच्चे को अपनी भागीदारी स्पष्ट होती है ना। अगर ऐसा हो पाता है तब जाकर अभी जितना हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, जो हुनर सिखा रहे हैं, वो एक मानवीय समाज की ओर हमें ले जाता है, मानवीय सभ्यता की ओर हमें ले जाता है, मानवीय व्यवस्था की ओर हमें ले जाता है। और इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम सब शिक्षा से जुड़े हैं है ना। तो अगर शिक्षा में इन बातों को शामिल न किया जाए तो अल्टीमेटली हम जिम्मेदार बनते हैं अगर समाज अमानवीय बनता है। किसको ब्लेम करेंगे। माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि एक बार हमने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया बच्चे को, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब स्कूल वाले जाने, ये जैसा शेप करेंगे वैसा बच्चा बनेगा। ठीक, अगर स्कूल में भी टीचर्स को क्लैरिटी ना हो तो सोचते हैं ठीक है अभी जो हमको पढ़ाना हम पढ़ा दें, आगे जाके कॉलेज में पढ़ेगा। तो अभी सब ऐसा मानते हैं कि दूसरे की जिम्मेदारी है, बट अल्टीमेटली देखें तो जो हम शिक्षा में बैठे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है।
क्योंकि जो काम अभी परिवार में पूरा नहीं हुआ, समाज में वातावरण से पूरा नहीं हुआ, वो काम शिक्षा में पूरा होना जरूरी है। अब अगर हम ऐसी शिक्षा देने की बात करते हैं तो उसके कुछ बेसिक गाइडलाइंस होंगे कि हम कैसे कहेंगे कि दृष्टि मानवीय बन रहा है कि नहीं, बच्चे को अपने मूल्य समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो कौन सा कंटेंट होगा, क्या इनपुट होगा जिससे तय हो पाएगा कि हाँ ये शिक्षा ठीक दी जा रही है। तो पहली बात तो यह कि यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो, यानी कोई ऐसी बात जो हर एक के लिए लागू हो समान रूप से, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, है ना, इस जाति के लिए, उस जाति के लिए, इस संप्रदाय के लिए, उस संप्रदाय के लिए, इस देश के लिए, उस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के लिए, तभी वो बात वैल्यूएबल हो सकती है। अगर कोई ऐसी बात है जो मेल के लिए लागू हो, फीमेल के लिए लागू ना हो, है ना, ऐसी बात है जो इस जाति के लिए हो, उस जाति के लिए ना हो, तो कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न होगा। भेद उत्पन्न होगा तो संघर्ष होगा, तो वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो कोई भी बात अगर इनपुट्स के रूप में जा रही है तो यूनिवर्सल हो, ये जरूरी है। दूसरा, रैशनल हो, है ना। अगर बच्चा हमसे प्रश्न करे तो हम बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे पाए। तो ये कोई मॉरल साइंस का कोर्स नहीं है। हम यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं कहने वाले हैं जिसमें डूज एंड डोंट्स का प्रयोग हो कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें, है ना, आप समय से सो जाए, समय से उठ जाए, आप सदा सच बोले, ऐसी कोई बात कहने वाले नहीं है। कोई डूज एंड डोंट्स की बात नहीं होगी, कोई शुड एंड शुडंट की बात नहीं होगी, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, या कोई उपदेशात्मक कहानी नहीं होगी कि उन्होंने ऐसा किया आप भी ऐसा करें, ऐसा नहीं। हम तो आपसे संवाद करने वाले हैं, और आप जिसमें जितने अपनी तरफ से एक्सप्लोर करेंगे, प्रश्न करेंगे, उतनी ये बात ठीक से आप तक पहुंचेगी। तो जरूरी है कि बात रैशनल हो, बच्चों को प्रश्न करने की आज़ादी हो, है ना, और बच्चा जब तर्क करे तो उसके तर्क भी तृप्त हो। तो इट हैज़ टू अपील टू रीजनिंग, लॉजिक, है ना, बात तर्कसंगत हो। तीसरी बात है कि वेरीफाइबल हो, यानी जब मैं उस बात को सुन के अपने अंदर जांचूं तो मुझे सहज रूप से स्वीकार हो कि नहीं। अगर कोई बात मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं होती तो मेरे ऊपर एक डोमिनेशन हो जाता है, एक बोझ बन जाता है। तो जो भी वैल्यू एजुकेशन के रूप में कंटेंट जा रहा है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार हो, और जब मैं जीने जाऊं तो मैं जी पाऊं, बात जीने में आए, है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो कोर्स है ये कोई ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ हम कोई सूचना ट्रांसफर करने वाले नहीं है कि आपने कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, पाठ पूरा हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे स्वयं में परिवर्तन हो जाए, परिमार्जन हो जाए, ताकि हमारा जीना ठीक हो जाए। एक बात ठीक है कहना, ऐसा होना बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। तो वेरीफाइबल हो, यानी मुझे स्वयं में सहज रूप से स्वीकार हो, और जब मैं जीने जाऊं तो जीने में लागू हो, चाहे मानव हो चाहे शेष प्रकृति हो, उन दोनों के साथ लागू हो। और चौथी बात की इट हैज़ टू बी लीडिंग टू हार्मनी, इससे एक व्यवस्था निकल कर आए, संगीत निकल कर आए। तो अगर मैं इस बात को समझ पा रहा हूं तो मेरे परिवार में संगीत बढ़े, हार्मनी बढ़े। अगर मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूं तो डिपार्टमेंट में संगीत बढ़े, है ना। कॉलेज में हूं तो कॉलेज में संगीत बढ़े, हार्मनी बढ़े, तब जाकर ये बात वैल्यूएबल है। बताइए, चारों गाइडलाइन ठीक है? यूनिवर्सल हो, रैशनल हो, वेरीफाइबल हो, लीडिंग टू हार्मनी हो। जैसा भी आप देखेंगे संस्थानों में अभी हमारा बहुत सारा ऊर्जा प्रयास डिसहार्मनी से स्ट्रगल करने में जाता है। इनका उनसे नहीं बनता, उनका उनसे नहीं बनता, ये उनकी नहीं मानते, उनकी नहीं सुनते, है ना। उसके कारण समस्याएं बढ़ती रहती हैं, फाइल्स बढ़ती रहती हैं, काम बढ़ता रहता है। अगर संस्थानों में हार्मनी हो जाए, आपस में संगीत हो, सबका सबके साथ संबंध पूर्वक काम करना हो, तो आपको संस्थान में जाकर सुख मिलता है कि नहीं? काम करने में भी सुख मिलता है। संस्थान भी आपको परिवार जैसा लगता है, नहीं तो संस्थान एक जेल जैसा लगता है। ऐसा होता नहीं होता है? तो जो भी बात कही जा रही है ना, इनमें ये बेसिक गाइडलाइंस हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो स्किल एजुकेशन वैल्यू गाइडेड हो पाता है। तो स्किल्स तो हमें चाहिए ही। अभी हम जितने सारे उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जितने सारे सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब में स्किल्स लगा है, परंतु स्किल एजुकेशन वैल्यू गाइडेड हो, ताकि उससे एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी तैयार हो। एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी तैयार हो। तो जस्ट मतलब जिसमें न्याय हो, एक न्याय संगत समाज हो, है ना, और सबके लिए उसमें जीने की सुलभता हो, इक्विटेबल हो। तो एनईपी को भी देखें तो यही बात कर रहे हैं कि हमारा बेसिक एस्पिरेशन तो ये है कि एक इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी हो, एक सोसाइटी के लेवल पे, है ना। वो कैसे पूरा हो,
उसकी विवेचना हम लोग कर सकते हैं। तो इस सत्र में हम लोग बात करेंगे कि मानव की मूल चाहना क्या है और उस मूल चाहना की पूर्ति कैसे होगी। उसी अर्थ में फिर हम ये भी बात करेंगे कि समग्र विकास का अर्थ क्या है और उसमें शिक्षा की भूमिका क्या है, और उससे आपको एक अनुमान बन पाएगा। अभी ये 3 दिन की ही कार्यशाला है। जनरली इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए 8 दिन तो कम से कम चाहिए। तो अभी हम लोग पहले पैंडेमिक के पहले 8 दिनों की कार्यशाला करते थे, उसके बाद ऑनलाइन करने लगे। तो फिर हमने उसको 2 भाग में स्प्लिट कर दिया कि 3 दिनों का पहले एक परिचय हो जाए, फिर 5 दिनों का और है ना विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो एक बात तो मैं शुरू में कहूँगा कि जो भी मेरी तरफ से बात आ रही है एक प्रस्ताव है ना, तो उसको मानने की जरूरत नहीं है कि चूंकि कहा जा रहा है तो हमने मान लिया। इसलिए मुद्दा मेरी बात से सहमत या असहमत होने का नहीं है, बल्कि उसको एक खुले प्रस्ताव के रूप में लेकर उसको जांचने का है। अपने आप में उसको जांच के देखें तो स्वयं के अधिकार पर जांचें, और जब स्वयं के अधिकार पर जांचने जाते हैं तो हमको अपने आप में एक इनर फैकल्टी दिखाई देती है जिसे कहते हैं सहज स्वीकृति। कोई बात हमें सहज रूप से स्वीकार होती है, कोई बात हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आपको संबंध पूर्वक जीना सहज रूप से स्वीकार है, विरोध पूर्वक जीना किसी के साथ भी, क्या लगता है? होना चाहिए संबंध पूर्वक, कई बात नहीं। हाँ, तो सहज रूप से स्वीकार तो संबंध पूर्वक ही जीना है कि नहीं? क्योंकि हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं और जी नहीं पाते तो दुखी होते हैं। संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, संबंध पूर्वक जी पाए तो सुखी रहते हैं। तो जीने में जाएंगे तो देखिए कभी संबंध कभी विरोध, किसी के साथ संबंध किसी के साथ विरोध, है ना। परंतु चाहना को देखें तो चाहना हमारी अनवरत एक ही प्रकार से बनी रहती है। हम हर एक के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। तो हमारी जो सहज स्वीकृति है इस संबंध पूर्वक जीने की है, इसको अपने आप में जांच के देख सकते हैं। कहना ठीक है? अगर मैं आपसे पूछ रहा था कि संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं कि विरोध पूर्वक, इसका उत्तर जो मिलता है हमें संबंध पूर्वक, कहाँ से मिलता है? किसी ने हमको सिखाया पढ़ाया है? स्वयं से मिलता है ना। ये स्वयं में जो हमारे अंदर जांचने की क्षमता है, जिसके आधार पर हम सही या गलत को तय कर पाते हैं, उसको कहा सहज स्वीकृति। तो उसको हम बार बार रेफर करेंगे इस वर्कशॉप में। और एक संवाद की प्रक्रिया है। इस संवाद मेरे और आपके बीच शुरू होता है और फिर अपने आप में चलने लगता है। तो हम सबके साथ जुड़ी हुई 2 वास्तविकताएं हैं। एक, जैसा मैं हूं, मेरा भाव, मेरा विचार, मेरा जीने का ढंग, मेरा आचरण, मेरी प्रवृत्ति, है ना, जैसा मैं हूं। दूसरा, जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है। क्या लगता है, दोनों एक ही अलग अलग है? अलग अलग है ना। क्या लगता है? जैसा मैं हूं, ठीक, आज के दिन जैसा मैं हूं, मेरे सोच विचार, मेरे ढंग, है ना, मेरे जीने का तरीका, मेरी दृष्टि, जैसा मैं हूं, और जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है, ये एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। आप पाएंगे इन दोनों के बीच जितना अलगाव है उतने हम समस्या में हैं। और ये जितना समान है उतना हम आराम में हैं। अगर मैं वैसा नहीं हूं जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है, तो मैं अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता हूं। और अगर मैं वैसा ही हूं जैसा होना स्वीकार है, तो मैं कंफर्टेबल रहता हूं। तो इन दोनों के बीच में एक संवाद शुरू होने की जरूरत है। तो इस संवाद मेरे और आपके बीच शुरू होगा, धीरे धीरे इन 2 वास्तविकताओं के बीच शुरू हो जाता है। आप खुद से देखना शुरू करते हैं कि आपका अभी जीना कैसा है और आपकी सहज स्वीकृति क्या है। और इन दोनों में जितना जितना संवाद गहराता है उतना उतना हमको आराम मिलता है, उतना उतना हम समाधानित होते हैं। तो इस वर्कशॉप का पर्पज है कि ये संवाद हमारे अंदर शुरू हो जाए। ये बात ठीक है? तो यहां मैं कुछ प्रश्न आपसे करता हूं जो हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर देख सकते हैं। जैसे, क्या हम सुखी होना चाहते हैं? हाँ, अच्छी बात है। तो सुखी होना चाहते हैं इतना तो निश्चित है ना। कोई यहाँ ऐसा है जो दुखी होना चाहता है? सर एक्चुअली दुखी बोलते हैं सिचुएशनल, अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं और
चेंज होते जाते हैं, जो आपने पहले वाली बात कही थी, मैं जैसी अंदर हूँ वैसी बाहर हूँ। मुझे गुस्सा आया, मैंने आपके ऊपर निकाल दिया, तो मुझे ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे सुखी होना है, क्योंकि मैं दुखी होंगी, जैसा मेरा एक्सप्रेशन था वो सामने आ गया। लेकिन जो वैल्यूज चेंज करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनके सामने ये प्रश्न है, इसलिए उसने जो कहा वो बिल्कुल सही है। नहीं, बट उसमें एक और बात है, मुझे गुस्सा आया मैंने निकाल दिया, जो गुस्सा आया तो मैं सुखी रहा कि दुखी हुआ? सुख का एक्सप्रेशन था, दुख का एक्सप्रेशन था? नहीं, वो उससे सुख भी मिल सकता है, उसका रेपरकशन सुख भी हो सकता है, अगर लेने वाला सही फॉर्म में ले तो, यदि वो आपकी उस बात को गहराई से समझे तो। बात ये है। ठीक है, अभी इतना देख लेते हैं, सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? जी, गुस्सा क्यों आता? अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समृद्ध होना चाहते हैं क्या? क्या हम सभी समृद्ध होना चाहते हैं? कभी कभी चाहते हैं, निरंतर चाहते हैं? जैसा भी आप स्वीकारते हैं अपने आप में, जैसा आपको लगता है समृद्धि हो सकता है, उसके अनुसार आप समृद्ध होना चाहते हैं कि नहीं? आपका अपना नोशन जो भी है, आपका अपना डेफिनेशन जो भी है, उसके अनुसार आप समृद्ध होना चाहते हैं, दरिद्र होना चाहते हैं? समृद्ध। कभी कभी, हर क्षण, हमेशा। तो देखिए, तो हम इनकी निरंतरता चाहते हैं। ये कहना ठीक है? हम सुख की भी निरंतरता चाहते हैं, दुख इसके समृद्धि की भी निरंतरता चाहते हैं। अब जीने का आकलन करते हैं थोड़ा। क्या हम सुखी हैं? जी, वो सवाल का जवाब पहले ही आ गया। अभी आते हैं ना, क्या हम समृद्ध हैं? ठीक है, क्या इसकी निरंतरता है? आराम से देख लें, हड़बड़ी नहीं है। क्या हम हर क्षण सुखी रहते हैं, या कभी सुखी कभी दुखी? हाँ, तो अब दोनों बातें कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? जीवन में हर कोई हर समय से सुखी नहीं रह सकता ना। अब हर कोई नहीं रह सकता, ये हम क्यों कह रहे हैं? पहले हम अपनी बात कर लें कि अभी क्या हम निरंतर सुखी हैं? जी, जो आप हमसे पूछ रहे हैं उसमें हमारा विजन बहुत छोटा है, और आप जो बात पूछ रहे हैं वो विजन ही अलग है। नहीं, अपने विजन के हिसाब से भी रिस्पॉन्ड कर दें। अगर आप ये पूछते हैं कि जितना दायरा खुशी का मैं आ सकती हूँ उतने में मैं खुश हूँ, पर जो मैंने देखा ही नहीं है या महसूस ही नहीं करा है, या जिसके बारे में मुझे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, पर वो आपके एस्पेक्ट में आ रहा है, तो मेरा आंसर हमेशा इनकम्प्लीट है। ठीक बात है, बट अभी भी जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं है, आप देखें, उनको लेकर हमको आशंका भय तो बना रहता है। हाँ, जितनी देर वो आशंका भय रहता है उतनी देर तो हम परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो आकलन है आपका, उसके अनुसार क्या लगता है, कभी कभी सुखी रहते हैं या निरंतर रहते हैं? कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, रोटी कपड़ा मकान मिल गया ना तो सब लोग सुखी हैं। अब अभी सब लोग की बात ना करें, अपनी बात करें। रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, बट रोटी सम्मान के साथ ना मिले, वही तो रोटी कपड़ा मकान से तो काम नहीं चलेगा अगर सम्मान नहीं है तो। देखिए, अगर सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता तो हमको शिक्षा की जरूरत नहीं थी, वो तो पशु भी पूरा कर लेता है। अभी हम अपने जीवन का 1/3 से 1/4 समय शिक्षा लेने देने में लगाते हैं। सम्मान का भी वही है, हम अपने आप का सम्मान करें तभी लोग हमारा सम्मान। हाँ, वो कैसे पूरा होगा वो तो उसको और बात कर लेंगे, बट उन सबके साथ देखें तो जो मैडम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, उसके साथ भी हम दुखी होते हैं। वैसे ही देख लें, क्या हम निरंतर समृद्ध महसूस करते हैं या कभी समृद्ध कभी अभाव महसूस करते हैं?
कभी समझ, तो निरंतरता नहीं है। चाहने में देखें तो निरंतर चाहते हैं, जीने में देखें तो निरंतरता नहीं है। तो ये गैप क्यों है? हमारे जीने में और हमारे चाहने में ये अंतर क्यों है, ये भेद क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर का संवाद अधूरा है। हम अपने आप को जानने से ज़्यादा हम लोगों को जानना चाहते हैं। हमारा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का ड्यूरेशन बहुत कम है। जी, तो संवाद की कमी है, ठीक है। और संवाद की कमी है, ठीक। और गैप क्यों है? परिस्थितियाँ गैप है जो मैं सोचती हूँ और जो एक्चुअल में होना चाहती हूँ, उसको पाने के लिए एक फासला तय करना पड़ेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, वो जब पूरा होगा तब। तो फिर परिस्थिति की बात हुई या अपनी स्वयं की स्थिति की बात हुई है? स्वयं का ही है सब कुछ। और क्या लगता है? सर हम जज कर लेते हैं लोगों को, जज कर लेते हैं लोगों को, तो हम अपने लिए ही गैप क्रिएट कर देते हैं। अपने लिए गैप क्रिएट कर लेते हैं। जज कर लिया, मैंने आपको जज कर लिया तो मैंने वहाँ संवाद कहीं ना कहीं कट कर लिया, क्योंकि जज कर लिया तो वो गैप में क्रिएट नहीं करती हूँ। तो इसको देख लें। हाँ, शायद इसलिए भी सब, क्योंकि जब हम अपने लिए चाहते हैं तो बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं, और जब हम देने की बात करते हैं तो जितना हमें कम देना पड़े सोसाइटी को, पड़ोसियों को, अपने साथ वालों को, ये हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व किया। ठीक है। सर सारा गैप क्रिएट ही इसलिए होता है कि हमारा सारा फोकस दूसरों पर होता है, अपने ऊपर नहीं। जिस दिन से हम अपने ऊपर, अपने साथ संवाद के लिए समय निकालने लगेंगे, हम अपने पर फोकस करने लगेंगे, गैप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बिल्कुल, और उसी संवाद के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, है ना, और उसी चीज कि अपने अंदर संवाद शुरू हो जाए। कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ और मैं वही पढ़ाती हूँ कि अगर आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करते तो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव या सारगर्भित नहीं हो सकता। ठीक बात है। तो ये देखने की बात है कि अभी हम इस गैप को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, और दिन पर दिन ये गैप घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। तो अभी हमारा प्रयास किस दिशा में है? सुख क्या है, समृद्धि क्या है, इसको ठीक ठीक समझने के अर्थ में, उसको पूरा करने के अर्थ में है, या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में है? ये मानकर कि एक बार पर्याप्त सुविधा हो जाएगी तो सुखी तो हो ही जाएंगे, समृद्ध तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं, अभी हम सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे हैं, अभी मानते क्या है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। आपके पास सब कुछ भी है लेकिन आप सुखी नहीं है, क्योंकि आप आंतरिक सुख एक नहीं है आपके पास। शांति आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप अंदर से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। कोई तो एक्सटेंट होगा ना जहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। वही, तभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकते, हो सकते। अभी हमारा प्रयास की दिशा में है। सुख समृद्धि को ठीक ठीक समझने के अर्थ में हम साल में कितना महीना लगाते हैं, साल में कितने दिन लगाते हैं, और सुविधा संग्रह के लिए हम कितना समय लगाते हैं? 99% सुविधा संग्रह, 1% तो आप देखेंगे तो पाएंगे हमारा 99% या एक मेजर शेयर है ना सुविधा संग्रह में जा रहा है। उसके पीछे कहीं हमने माना हुआ है कि एक बार सुविधा हो जाएगी तो सुख तो हो ही जाएगा। तो अभी हम सुविधा के लिए बहुत सारा समय प्रयास लगाते हैं, उसमें टूट फूट होती है ना, फिर दुखी होते हैं, फिर उसको दूर करने के लिए और सुविधा लगाते हैं, तो लौट के अल्टीमेटली हम सुविधा के दायरे में ही काम कर रहे होते हैं। तो क्या हमने ये मान लिया है कि एक बार पर्याप्त सुविधा हो जाएगी फिर सुखी समृद्ध हो जाएंगे? इसको थोड़ा ठीक से जांचिए, है ना। अभी हम बच्चों के साथ जो बात करते हैं, किस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि बेटा मैं तो इतनी ही सुविधा कमा पाया, तुमको और आगे जाना है ताकि और सुविधाएं कमा पाओ। मैं तो इसी पोस्ट तक रह पाया, तुमको और ऊंचे पोस्ट तक जाना है। मैं तो इसी शहर में रह पाया, तुमको और बड़े शहर में जाना है। ऐसा होता है नहीं होता है? तो कहीं हमने ये मान लिया है कि एक बार पर्याप्त सुविधा हो जाएगी तो सुखी तो हो ही जाएंगे, समृद्ध तो हो ही जाएंगे, है ना। इसलिए ये देखने की बात है कि सुविधा संग्रह के अलावा अभी हम क्या समय और प्रयास लगा रहे हैं, इसके अलावा हम अभी क्या काम कर रहे हैं। अभी आप अपनी दिनचर्या को देखें तो सुबह उठते हैं, हमको अपने जॉब के लिए तैयार होना है,
उसमें बिजी हो जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, लौट के आते हैं, थके हारे रहते हैं, ठीक, फिर साथ में बैठ के खाना खा लिया, टीवी चला लिया, थोड़ी बातचीत कर ली, सोने चले गए। बातचीत का कंटेंट भी क्या होता है, यही सब जो चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे पूरा जो ढर्रा बन गया हमारे जीने का, तो कम और बेसी अगर आप देखेंगे तो पूरे समय इसमें इंगेज रहते हैं। एक चीज़ देखने में आएगी कि सुविधा की आवश्यकता तो है ना, हमको भोजन, कपड़ा, मकान, साधन, इन सब की आवश्यकता तो है। अब अगर एक पशु को देखेंगे तो पाएंगे पशु को जब सुविधा का अभाव होता है तो परेशान होता है, सुविधा मिल जाए तो आराम में आ जाता है। जी नहीं, मैं एक पशु को अगर आप देखें, जैसे घर में गाय बंधी हो, आप उसे 2 टाइम चारा दे दीजिए, 3 टाइम पानी दे दीजिए, रहने को शेड दे दीजिए, है ना, गाय बड़े आराम से बैठ के जुगाली करेगी। क्या अपने बच्चे के साथ भी यही होता है? नहीं। मनुष्य को जब सुविधा का अभाव होता है तो परेशान व दुखी होता है, परंतु सुविधा मिल जाए तो उसके बारे में भूल ही जाता है, उसके अलावा 100 दूसरी चीजें सोचना शुरू करता है। तो अभी हमने आज सुविधा का जो आकलन किया है ना, वो आज हमारे पास नहीं है, मेहनत करते उतना पूरा हो जाता है। एक बार पूरा हो गया तो ऐसा नहीं हम उसका सुख लेते हैं, हम उसके आगे और 10 इच्छाएं बना लेते हैं और उसमें व्यस्त हो जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि इतना तो हो गया, इतना पर्याप्त है ना। उसके अलावा और हमारी बहुत सारी इच्छाएं बन जाती हैं जिसको लेकर हम सोचना शुरू करते हैं। जैसे कि उदाहरण ये है कि अपने आप में जांच कर देखें कि क्या हम इस बात पे रोज़ खुश होते हैं कि हमें पेट भर भोजन मिल रहा है। अगर ना मिले पेट भर भोजन तो पूरे समय यही विचार चलेगा, है ना, कि बहुत दुखी होंगे, है ना, कि बताओ क्या फ़ायदा जीने का, अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। अब जब भोजन की व्यवस्था हो गई तो भूल ही जाते हैं। और नई नई चीज़ें सोचना शुरू करते हैं। जैसे अगर अपना मकान न हो तो हम पूरे दिन रात उसके बारे में विचार करते हैं कि अपना एक मकान हो जाए, है ना, एक बंगला बने न्यारा, ठीक। अब एक बार वो मकान हो गया अपना, ठीक, उसका कितनी देर सुख लेते हैं, फिर लगता मकान तो है, मकान के अंदर सामान नहीं है कि नहीं जी। EMI भी है, तो EMI भरते भरते तो मकान बना ही रहे हैं अभी, है ना, EMI चुक गया उसके बाद। तो जितनी सुविधा हो गई उसको हम भूल ही जाते हैं, जितना अभी नहीं हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो सुविधा की आवश्यकता है, बट सुविधा के अलावा कुछ और भी जरूरी है। ये 100 दूसरी चीज़ों पे जो ध्यान जाता है हमारा, क्यों जाता है?